सेहतनामा में आपका स्वागत है और आज भी बात करेंगे आपकी बीमारियों और उनके निजात के बारे में। और हमारे साथ जुड़ी हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर निधि जैन बुखारिया, जो सेहत से जुड़े सवालों और समस्याओं के बारे में आपको जानकारी देंगी। डॉक्टर निधि, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय देने के लिए। साइकाइट्रिस्ट हैं आप, तो सवाल सारे दिमाग से जुड़े हुए, वो दिमाग जो कभी शांत नहीं हो पाता, बहुत सारे लोगों का जो चलता रहता है, जिसमें ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं, लोग कह देते हैं कि भाई इतना मत सोचो, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर होता है। ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, जैसे आपने कहा कि लोगों का दिमाग शांत नहीं हो पाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एक्चुअली जो दिमाग शांत होने के लिए या दिमाग की स्टेबिलिटी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना होता है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखना होता है। लेकिन आज का जैसे टाइम है, आप देख रहे हैं स्ट्रेस लेवल मैक्सिमम लोगों में काफ़ी बड़ा हुआ है। इसके अलावा जो आपकी लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा ओवर मोबाइल यूज़ है, और जिसकी वजह से हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं, अपनों के साथ रहते हुए भी साथ नहीं हैं। जॉब में लोगों का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। फिज़िकल एक्टिविटी रिड्यूस होती जा रही है डे टू डे, जो हमारे गैजेट्स आ रहे हैं इन सभी की वजह से। तो इन सभी की वजह से चांसेस हैं कि स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, इसलिए दिमाग शांत नहीं रहता। जितना शांत हैप्पी होना चाहिए वो नहीं रह पा रहा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपने एक बात कही, क्या है ये स्ट्रेस मैनेजमेंट और कैसे करें स्ट्रेस मैनेजमेंट? आगे लेवल कम जी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है? जब भी हमारी लाइफ में कोई डिमांड आती है या फिर हमें कोई लोड आता है या ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम नहीं फेस कर पाते हैं, हमें स्ट्रेस फील होने लगता है। जब हमें स्ट्रेस फील होता है, जो डे टू डे लाइफ में भी हमें बहुत सारी चीज़ों में, जॉब में, घर पे, रिलेशनशिप में बहुत सारी जगह फील होता है। जब हम उसको नहीं मैनेज कर पाते हैं तो दिक्कत होती है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके मैनेजमेंट के लिए मैं आपको 4 टेक्निक्स बताऊँगी। 4 टेक्निक्स, पहला है फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, डांसिंग, जिमिंग, वॉकिंग, रनिंग, एनी, स्विमिंग, कोई भी वे में आपकी अगर फिजिकल एक्टिविटी होती है जो एंडोर्फिन लेवल सीक्रेट करती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करती है। सेकंड थिंग, अगर हम कहें कि इमोशनल टेक्निक में होता है कि अगर हम लोगों की लव मेकिंग होता है, हम पेट एनिमल के पास रह रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे इमोशनली आप अटैच होते हैं, आपका ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है, तो ये हैप्पी हार्मोन हमें स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करने में हेल्प करता है। थर्ड, सेंसरी टेक्निक्स होती हैं कि अगर आप अपने सेंसेस पर फोकस करते हैं, सारी चीज़ों को छोड़ के, थॉट को हटा के अपने सेंसेस पर फोकस करना, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, अपने मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना, आपको अपने 5 4 3 2 1 ऐसा ग्राउंडिंग टेक्निक्स होती है जिसमें आप अपने सेंसेस पर फोकस करते हैं। कोई भी चीज़ है जहाँ आपके सेंसेस एक्टिवेट होते हैं, आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, कोई अच्छा टेस्ट ले रहे हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी को, सपोज़ आप घास पे चल रहे हैं, या फिर आपका आइस में आप, मतलब आप नॉर्मल नेचर के पास हैं, नेचर को देख रहे हैं, कोई भी सूदिंग चीज़, ऐसा कोई भी चीज़ आप करते हैं, या अच्छा कोई स्मेल लेते हैं, लेवेंडर ऑयल वगैरह, जो भी आपको स्मेल पसंद है अच्छी, तो इन सभी चीज़ें से भी सेंसरी जो आपके सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं, वो भी आपके स्ट्रेस को कम करते हैं। फोर्थ इज कॉग्निटिव टेक्निक में क्या होता है कि जब ये आप अपने कॉग्निशन को, मतलब अपनी सोच को, अपने थॉट्स को चेंज करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक ही बात होती है जो किसी को बुरी लगती है, बहुत स्ट्रेस क्रिएट करती है, और दूसरे को बिल्कुल भी स्ट्रेस क्रिएट नहीं करती। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कॉग्निशन, हमारे थॉट्स, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स पहले से प्रीऑक्यूपाइड हैं उन पर डिपेंड करता है। तो अपने कॉग्निशन को जितना पॉजिटिव थिंकिंग करके, ऑल्टरनेटिव थिंकिंग करके, ऐसे इस टाइप की थिंकिंग करके हम अपने कॉग्निशन को, कॉग्निटिव टेक्निक से अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म पर भी काम करता है। तो ये टेक्निक्स होती है जिनसे हम अपने स्ट्रेस को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। तो ये टेक्निक है जिससे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, जिसमें म्यूज़िक थेरेपी आपने बताई, आपने बताया डांस थेरेपी, डांस कर सकते हैं, एनिमल या फिर नेचर से का अटैचमेंट आपका हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है। आजकल वैसे एक बात देखी है जो मैंने, और जो रिसर्च भी की, क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में तो बड़ा कहा जाता है कि आप एनिमल्स के साथ खेलें, पेट रखें, डॉग, कैट, जो भी आपको पसंद हो,
तो वो बहुत स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं। और कई जगह पर मैंने ये देखा है कि डॉग्स को, पेट्स को भेजा भी जाता है किसी मरीज़ के पास ताकि मरीज़ रिलैक्स हो सके। तो अब इंडिया में भी मुझे लगता है कि इसको टेक्निक को अपनाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी टेक्निक है। हम नेचर के काफ़ी करीब आते हैं और थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस भूल भी जाते हैं। तो मेरा अपनाया हुआ भी है कि जब आप पेट्स वगैरह के पास होते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन डॉक्टर, क्योंकि कुछ लोगों को जो पेट्स हैं वो नहीं पसंद होते हैं। खैर, इसके अलावा हम और भी बात करेंगे, डिप्रेशन की हम बात करेंगे। डिप्रेशन की एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, कुछ लोगों की लाइफ में तो रीजंस होते हैं डिप्रेशन के, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो लाइफ, पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लव अफेयर या किसी रिलेशनशिप में वो परेशान हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जिनकी लाइफ ठीक जा रही है लेकिन उसके बाद भी दे आर इन डिप्रेशन और उनको रीज़न नहीं पता है, लेकिन वो बुझे बुझे से रहते हैं। शायद उनको ये भी नहीं पता होता कि ये डिप्रेशन हो सकता है। जी, तो देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में आपके टेंशन हो, लाइफ में आपके स्ट्रेस हो, लाइफ में कोई कमी हो तभी डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन विदाउट एनी रीज़न, मतलब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा थायराइड, जो थायराइड हार्मोन के प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। बहुत बार इन्फेक्शन के बाद, जो अभी काफ़ी केसेस कोविड के बाद भी आ रहे हैं, या टाइफाइड के बाद भी बहुत बार केसेस आते हैं। कोई भी इन्फेक्शन के बाद, सीवियर कोई बड़ी बीमारी, फिजिकल इलनेस के बाद भी डिप्रेशन के केसेस आते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर कोई आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी डिप्रेशन हो सकता है। प्राइमरी डिप्रेशन इसे कहते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने की वजह बाद भी अगर आपके केमिकल सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन आपके इम्बैलेंस है तो आपको वही फील होता है, आपको उदासी होती है, काम में मन नहीं लगता है। डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स, चिड़चिड़ापन, गुस्सा सभी फील होते हैं। बहुत बार पेशेंट हमारे सामने बोलते हैं, दे यूज्ड टू क्राई, कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तब भी मुझे उन्हीं चीज़ों को मैं एंजॉय नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, मैं खुश नहीं रह पाती हूँ, अपने रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, किसी से बात करने का मन नहीं होता है, हर वक्त रोना आता है। तो ऐसे में वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर लाइफ में कोई रीज़न तो है नहीं, सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, लेकिन तब भी डिप्रेशन हो सकता है। हार्मोन्स की कमी आपने बताया, क्या इसके अलावा कि कुछ और डेफिशिएंसीज हों बॉडी में, चाहे वो वाइटामिन्स हों, इन सब की कमी की वजह से भी आपके दिमाग पर इसका असर पड़ता है और फिर मानसिक तौर पर आप परेशान रहते हैं? जी, इसके लिए मेनली होता है थायराइड फंक्शन टेस्ट आप करा सकते हैं। थायराइड लेवल में जो हाइपोथायरॉइडिज्म वगैरह होता है उसकी वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा B12, विटामिन B12 का लेवल भी हम चेक कराते हैं। इसके अलावा आपका अगर कोई भी कभी कभी ब्रेन में कोई लीजन होता है ऐसा, तो उसकी वजह से भी कभी कभी कोई मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसके अलावा आपका लाइफ के स्ट्रेसर्स होते हैं, बस यही चीज़ें होती हैं जो आपका डिप्रेशन कर सकती हैं। और मेनली स्ट्रेसर्स, इसमें स्ट्रेसर्स का काफ़ी रोल होता है और हार्मोनल चेंजेस का। बहुत बार फीमेल्स में भी आफ्टर जो डिलीवरी होती है उनकी जैसे तो डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लगते हैं, पार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। या फिर कभी कभी जो मीनोपॉज होता है अराउंड 45-50 की एज में, तब उनके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनको डिप्रेसिव सिम्टम्स, एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये हार्मोनल चेंजेस ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जिनकी वजह से भी डिप्रेसिव सिम्टम्स आ सकते हैं। एक चीज़ और, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स? और मूड स्विंग्स में क्या होता है, अभी आपका कुछ मूड और है, एकदम से आप शांत हो जाते हो, ये भी डिप्रेशन है या मूड स्विंग्स? और ये सब अलग अलग हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक, देखिए, अगर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें, अगर हम बोले डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड थर्ड इज मूड स्विंग्स नहीं करके अगर बाइपोलर कहें, तो पहला है डिप्रेशन। डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, मैं तीनों के सिम्टम्स बता रही हूँ तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इनमें। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं उदास होना, काम में मन नहीं लगना, ज़िंदगी बेकार लगना, बहुत बार हेडेक मतलब सिर भारी भारी होना, बैक पेन, नेक पेन, नसों में खिंचाव होना, और इसके साथ
कभी कभी जब सीवियर होता है तो ज़िंदगी बेकार लगती है, मरने का मन भी हो सकता है। मतलब आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, रोना आता है, दुख लगता है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन हो सकता है। ये डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं। साथ में नींद और भूख चेंजेस हो सकते हैं। नींद बहुत बार मैक्सिमम केसेस में कम हो जाती है, भूख भी कम हो सकती है। फिर सेकंड है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं? एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं घबराहट होना, बेचैनी होना, अपने दिल की धड़कन बढ़ जाना, पाल्पिटेशन जिसको कहते हैं, धड़कन महसूस होती है, चेस्ट में आपको हैवीनेस लगती है, आपको एब्डोमेन में भी अलग सा फील होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, खाना ऊपर आ रहा है, या चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन हो रहे हैं, हाथ कांपने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सिर ऐसा चक्कर जैसे होते हैं। तो ये सभी एंग्जाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं। घबराहट, बेचैनी वाले जो मेनली सिम्टम्स होते हैं, ये पे बहुत बार डर लगने लगता है, कुछ हो ना जाए, कुछ बुरा ना हो जाए, फियर ऑफ हार्म होने लगता है। तो ये एंग्जाइटी के सिम्टम, दिमाग हमेशा चलता रहता है, रात में नींद बार बार खुलने लगती है, प्रॉपर नींद नहीं आती, फ्रेश नहीं लगते। तो ये सभी एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं। और थर्ड, जिसे हम मूड स्विंग्स नहीं करके साइकेट्रिक लैंग्वेज में बाइपोलर डिसऑर्डर कहें। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि कभी इंसान का मूड लो होता है, मतलब वो डिप्रेशन में जाता है, तो कभी बहुत हाई हो जाता है। हाई होना मतलब मैनिया में चले जाना। तो जब वो मैनिया में जाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना, हर काम बहुत ज़्यादा करना, कोई भी चीज़ एक्सेसिव करना, बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत हंसना, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, बहुत चलना फिरना, और कभी कभी इसमें बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। कभी कोई बोलते हैं हम हस्ती हो गए हैं, हम ये हो गए हैं, ये करना है, वो करना है। सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाती है, हर काम में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बिल्कुल भी थकान नहीं लगती, नींद कम आती है, इवन नींद की ज़रूरत ही खत्म हो जाती है। 2-4 घंटे सोने के बाद भी बिल्कुल फ्रेश लगता है, बहुत एनर्जेटिक लगता है, हाई एनर्जी स्टेट हो जाती है। तो इसमें बाइपोलर में कभी बिल्कुल हाई स्टेट में चला जाता है, तो कभी लो स्टेट में, मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। और इसमें भी नींद कम हो जाती है। अब ज़रा ट्रीटमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। क्या ट्रीटमेंट हैं इसके? क्योंकि इंडिया में तो मुझे लगता है एक तबका ऐसा अभी भी है जो बिल्कुल डिनाई कर देता है इस चीज़ से कि डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता। उनको लगता है कि थोड़ा मूड ख़राब होगा, इस तरीके से उसको समझा जाता है कि मूड ख़राब है, रीज़न पता चल गया तो अरे ये क्या बात है, इस बात पे क्या मूड ख़राब। फिर लोग अपने उदाहरण देने लगते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में ये सब झेला। लेकिन कनेक्शन अगर हम उसका साइंस में जाकर देखें तो फिर वो उसका एक प्रोसेस है जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है उस शख्स के साथ। क्या ट्रीटमेंट है और कैसे कोई शख्स समझे? मान लीजिए मुझे डिप्रेशन है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये डिप्रेशन है, मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ में ये अच्छा इस वजह से हो सकती हूँ मैं परेशान। कैसे समझा जाए कि ये डिप्रेशन ही है और अब मुझे ज़रूरत है सख्त किसी डॉक्टर की सलाह की? जी, देखिए, नॉर्मल लाइफ में थोड़े से मूड स्विंग्स होना, कभी हल्का सा डिप्रेशन फील करना, थोड़ा सा उदासी फील करना, कभी थोड़ी सी घबराहट फील होना, ये सभी नॉर्मल है, डेफिनेटली नॉर्मल है। लेकिन कब पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है? जब इन्हीं लक्षणों की वजह से आपके सोशल लाइफ ख़राब होने लगे, मतलब आप जो काम करना चाहते हो नहीं कर पाएँ, जाना चाहते हो नहीं जा पाएँ, आपकी ऑक्यूपेशन लाइफ ख़राब होने लगती है। मतलब आप जो अपना काम कर रहे हैं, जितनी एफिशिएंसी से आपको काम करना चाहिए, जितनी प्रोडक्टिविटी आपको देनी चाहिए, आप नहीं दे पा रहे हो। अपने जॉब में आप गैप कर रहे हो, डेली आपका मूड ठीक नहीं रहता, तो आप अपने वर्क प्लेस पे लोगों से चिड़चिड़ा रहे हो, प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हो, आपको थकान लग रही है, तो जितना आप करते थे वो आप नहीं कर पा रहे हो, आप अपने जॉब में रेगुलर नहीं है, या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगी, मतलब आप घर के लोगों से चिड़चिड़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, किसी से आपका बात करने का मन नहीं कर रहा है, किसी से मिलने जुलने का मन नहीं कर रहा है। तो जब भी इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से आपके सोशल, आपकी ऑक्यूपेशनल, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप लाइफ में खराब दिक्कत आने लगती है, तो हम कहते हैं कि यू नीड टू टेक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं जा रही है और हल्का सा कोई चेंज हो रहा हो जिसकी वजह से लाइफ एकदम अच्छी चल रही हो, देन आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सकते हैं अपने लाइफ में, अपना स्ट्रेस और ये सभी को मैनेज करने के लिए, स्ट्रेसर्स को मैनेज करने के लिए। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको डेफिनेटली साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि आपकी एक अच्छी, हैप्पी, हेल्दी, प्रोडक्टिव लाइफ आप स्पेंड कर सकें। और इसके लिए जो आपने ट्रीटमेंट पूछा था, तो ट्रीटमेंट होता है, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशंस होती हैं, एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन होती हैं, मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं, जो अलग अलग मेडिसिन में अलग अलग डोजेस में डिपेंड ऑन द पर्सन, डिपेंड ऑन द इलनेस, सीवियरिटी, एज ग्रुप, इन सब पे डिपेंड करता है।
तो ये इसका ट्रीटमेंट है डॉक्टर। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई बहुत पुरानी घटना हो, बहुत साल बीत गए हों, काफ़ी समय बीत गया हो या नहीं भी समय बीत गया हो, कोई ऐसी घटना जो शायद हमें याद ना हो, लेकिन वो भी एक डिप्रेशन का कारण बन सकती है? अगर कोई ऐसी पुरानी घटना, जैसे हम बोलते हैं चाइल्डहुड स्ट्रेसर्स, आपका अर्ली एज में पेरेंट लॉस हो जाए, आपको फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो बचपन में, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, कोई बड़ी मेजर ट्रेजेडी हुई है लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस फील हुआ हो चाइल्डहुड में, बहुत ज़्यादा बुलिंग वगैरह हुई हो, ये सब ऐसी चीज़ें जो अगर क्रॉनिक लेवल पे आपको होती हैं और आपके चाइल्डहुड में रही हैं, तो इनका आपके मेंटल कंडीशंस पे इफ़ेक्ट आता है, डेफिनेटली आता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ इसकी वजह से डायरेक्ट डिप्रेशन हो गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी पे, आपके बिहेवियर पे इफ़ेक्ट आती हैं। थोड़ा बहुत इंसान की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि वो इन स्ट्रेसर्स को कैसे लेता है। कुछ लोग होते हैं इन्हीं चीज़ को पॉजिटिव लेके अपनी लाइफ को, कि ठीक है जो हो गया जैसे है, और इन सबको पॉजिटिव लेके अपने आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं, उनको सभी याद रहता है, बट दे आर एबल टू मैनेज ऑल दिस थिंग। लेकिन कुछ लोग नहीं मैनेज कर पाते हैं, उन चीज़ों में हमेशा लगे रहते हैं, या फिर कभी कभी वो सबकॉन्शियस लेवल में रहती हैं और जो आपको परेशान कर सकती हैं, आपको किसी दूसरी मेंटल इलनेस के फॉर्म में आ सकती हैं, तो ये आपकी लाइफ में इफेक्ट डाल सकती हैं। ट्रीटमेंट और आपने जो मेडिसिन बताई, एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? क्योंकि ये सुना जाता है, अब ये मिथ है ये क्या, ये मुझे नहीं पता, इसीलिए मेरा सवाल है कि जितनी भी माइंड से रिलेटेड जितनी भी आपकी दवाइयाँ होती हैं या जो भी आपका ट्रीटमेंट चलता है, तो वो दवाइयाँ आपको शांत ऐसे करती हैं कि आप सो जाते हैं। तो क्या ऐसा ही है, या फिर जो आपने कहा कि हार्मोन्स की वजह से या कुछ और इम्बैलेंस कुछ है उस वजह से डिप्रेशन है, उसको ठीक करने के लिए होती है? देखिए जो ये मेडिसिन होती हैं, तो हमारे जो बताया कि मैक्सिमम जो मेंटल इलनेस में आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस हो जाता है, तो जो ये मेडिसिन होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करती हैं। लाइक डिप्रेशन में अगर आपका सेरोटोनिन कम हो गया, तो हम मेडिसिन दे के उस सेरोटोनिन लेवल को बैलेंस करते हैं। साइकोसिस में आपका डोपामिन लेवल बढ़ गया, तो हम मेडिसिन देके उस डोपामिन लेवल को कम करते हैं। मतलब ओवरऑल हम जो न्यूरोट्रांसमीटर, जो एक टाइप के केमिकल्स हैं, इनको मेडिसिन बैलेंस करती हैं। लेकिन जैसे हर मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके हो सकते हैं, लेकिन बहुत बार इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत बार माइल्ड होते हैं। ये जरूर होता है कि इसकी टैबलेट्स थोड़ी सी लंबी चलती है, कभी 3 महीने, 6 महीने, साल भर, और कुछ इलनेस में लाइक स्किज़ोफ्रेनिया में लॉन्ग टर्म हो सकता है, लाइफ लॉन्ग भी मेडिसिन चले, बट ऐसा नहीं है कि हर बीमारी में चले। और सेकंड थिंग, लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि एक कैटेगरी होती है इनमें बेंजोडाइज़ेपिन्स, जिन्हें स्लीपिंग पिल कहते हैं। जो बेंजोडाइज़ेपिन्स होती हैं वो ज़रूर ऐसा करती हैं कि आपके स्लीप इंड्यूस करती हैं, आपको एंग्जाइटी में भी, एंग्जाइटी से भी बचाती हैं, लेकिन साथ में इनसे नींद भी आती है। और अगर हम ये बेंजोडाइज़ेपिन कैटेगरी को, जिसमें आपने नाम सुना होगा बहुत कॉमनली, एल्प्राजोलम, क्लोनाजिपाम, लोगन मेडिसिन, डाइजिपाम, तो ये जो अकेले एक कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं, इनसे नींद आती है। और दूसरा, इनको अगर आप लॉन्ग टर्म पे विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट साइकेट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन, बहुत बार और भी डॉक्टर्स इनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं और लॉन्ग टर्म पे देते हैं, तो अगर आप इनको लॉन्ग टर्म पे लेते हैं किसी वजह से, तो इनके डिपेंडेंस के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा सभी लोग याद रखें कि इन मेडिसिन को लॉन्ग टर्म पे ना लें। जो ये बेंजोडाइज़ेपिन्स की कैटेगरी की मेडिसिन, एनआरएक्स की मेडिसिन होती हैं, इनको बस लॉन्ग टर्म पे नहीं लें, क्योंकि सिर्फ डिपेंडेंस के चांसेस होते हैं, साइड इफेक्ट तो बहुत नहीं होते हैं, लेकिन डिपेंडेंस के चांसेस होते हैं कि आगे फिर आपको लेने की ज़रूरत रहती है। लेकिन जो अदर मेडिसिन होती हैं जो हम ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, वो डिपेंडेंस क्रिएट नहीं करती, वो सिर्फ डिपेंड करती हैं आपको कितने केमिकल की कब तक ज़रूरत है, उसी के हिसाब से दी जाती हैं। आदत पड़ जाती है, और बहुत से लोगों को इतनी आदत पड़ जाती है कि उनको लगता है कि वो नहीं खाएंगे तो उसके बगैर उनको नींद नहीं आएगी, तो फिर उसको छोड़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ये तो बात हमने डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसके अलावा और कौन सी दिक्कतें हैं जो किसी भी शख्स को हो सकती हैं? देखिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बाइपोलर जो हमने 3 डिस्कस किए, इसके अलावा एक प्रॉब्लम होती है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस बीमारी में क्या होता है कि आपको कोई भी एक ही सोच दिमाग में बार बार आती है,
और कोई भी इसकी वजह से आप कंपल्सन करते हैं, मतलब कोई भी एक काम बार बार करते हैं, तो इसमें क्या होता है, बहुत कॉमन जो फॉर्म होता है कि लोग बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करते हैं। कुछ लोग देखा होगा कि बहुत साफ़ सफाई करते हैं, हर चीज़ को ओवर मतलब क्लीन करते हैं, साफ़ होने के बाद भी क्लीन करते रहते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, चीज़ों को बहुत परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा चीज़ों को अरेंज करते हैं, मतलब अगर आपके अलमीरा पूरा अरेंज है लेकिन आप फिर से उसको अरेंज करने लगते हैं। कुछ लोग चेक करते हैं, अगर आपका डोर क्लोज है तो भी आप डोर को बार बार देखने आओगे, 2 से 3 बार चेक करने आएंगे, गैस को चेक करने आएंगे, तो ये कभी कभी चेकिंग भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को लगता है मेंटल कंपल्सन कुछ गलत ना हो जाए, तो वो एक ही काम को बार बार, कोई चीज़ को बार बार टच कर रहे हैं, कोई भी एक काम को बार बार कर रहे हैं। अगर उन्होंने बॉटल का लिड ओपन किया है तो वो पर्टिकुलर एक फिक्स नंबर में ओपन करेंगे, फिर क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। कभी कभी लोगों को रिपीटेड सेक्सुअल थॉट भी आते हैं, जो टीनेजर में बहुत बार कॉमन होते हैं। लोग यूजुअली सामने नहीं आ पाते, थोड़ा जो स्टिग्मा होता है इसके लिए, उसकी वजह से कभी कभी भगवान के लिए भी बहुत गलत थॉट बार बार आते हैं। तो ये एक बीमारी होती है OCD, जिसमें कोई भी एक थॉट बार बार आता है। इसके अलावा एक बीमारी होती है बहुत कॉमनली सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में होता है कि अगर आपको हमेशा फील होता रहता है कि आपको कोई दिक्कत है, आपके हाथ पैर दर्द होते रहेंगे, आपको सिर दर्द होता रहेगा, आपको कभी कभी नॉज या वॉमिटिंग जैसा मन होता रहेगा या वॉमिटिंग होती रहेगी, कोई भी शरीर के पार्ट में हाथ पैर दर्द होना, बदन दर्द होना, कमजोरी लगना, हाथ पैर काम नहीं करना, थक जाना, ये सभी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम या फिर कोई बीमारी कुछ भी आपको लग सकता है। आपको लग रहा है कि नेक पेन हो रहा है, लगातार नेक पेन हो रहा है, लगातार सिर दर्द हो रहा है, या फिर आपके हाथ में कोई दर्द हो रहा है, लेकिन जब भी आप उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके जो भी जांचें करते हैं, जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट है, जो भी उस पर्टिकुलर जो आपके सिम्टम्स है उससे रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, वो बताते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, आपका जांचों में कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको कोई बीमारी नहीं है। कभी कभी लोगों का पेट खराब होता रहता है, लगातार पेट खराब होता है, लगातार वॉमिटिंग होती है, कोई भी एक सिम्टम आते हैं, लेकिन उसकी जाँचों में हमेशा नॉर्मल आता है। उसके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, और आप जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन खाते हैं उनसे भी कोई रिलीफ नहीं होता। ये सिम्टम कुछ भी हो सकते हैं, गला बंद हो रहा है, गला चोक हो रहा है, सांस नहीं जा रही है। अभी कोविड के बाद बहुत लोगों को लगने लगा था कि उनकी सांस नहीं जा रही है, सांस रुक रही है, सांस अटक रही है, या उनको रात में उठ के सांस लेनी पड़ रही है। लेकिन रियल में जब चेस्ट फिजिशियन ने उनको चेक किया, उनका कोविड टेस्ट कराया, तो उन्होंने कहा कि दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कम्प्लीटली नॉर्मल है। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको भी कोई भी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हो सकते हैं। लेकिन आफ्टर कोविड तो डॉक्टर ये भी देखने को मिला है कि जिन लोगों को कोविड से आराम नहीं होता, इसका जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आफ्टर कोविड, तो ये भी देखने को मिला है कि जिन लोगों को कोविड नहीं भी हुआ, जिनको कोविड ने नहीं छुआ, पूरे परिवार में नहीं छुआ, आसपास उनके कोई नहीं था, लेकिन उसके बावजूद दिमाग में इतना डर उनके बैठ गया कि उस डर की वजह से वो बीमार हो जाते हैं। जी हाँ, हम जानते हैं कि जो स्ट्रेस होता है, अगर आपको कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस क्रिएट करती है, तो अभी जब हम कोविड में जानते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल भी चेंज हुआ, आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स भी बीमार हुए या आपके रिलेटिव्स बीमार हुए, आप आसपास हमेशा नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे थे, आपको हमेशा डर था क्योंकि आपके रिलेटिव्स में कहीं ना कहीं आस पड़ोस में सभी के कुछ डेथ हो रही थी, डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो लोगों को इन चीज़ों ने, अपनों को खोने का डर, इसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कब तक कोविड रहेगा, कब तक जाएगा कभी कि नहीं जाएगा, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी होना, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होना, फाइनेंशियल क्राइसिस होना बहुत सारी फैमिलीज़ में, तो ये बहुत सारे स्ट्रेसर्स जो रहे हैं, जिनकी वजह से जब स्ट्रेस बढ़ा है, तो उस स्ट्रेस की वजह से आपके केमिकल चेंज, जब स्ट्रेस बढ़ता है तो केमिकल चेंजेस होते हैं, और जब केमिकल चेंजेस हुए तो बहुत लोगों में, बहुत कॉमनली 2 चीज़ें मुझे दिखी हैं जो सामने आई हैं, नींद की समस्या होना, इंसोम्निया होना, और एंग्जाइटी हो जाना, लोगों को घबराहट होना, डर हो जाना। कोविड के अभी केसेस काफ़ी कम होने के बाद भी उनकी घबराहट नहीं जा रही थी, उनको यही डर बना हुआ था कि कहीं उनको कोविड ना हो जाए, अभी ना हो जाए, या हो तो नहीं गया, या मुझे कुछ हो ना जाए, मैं कभी मर ना जाऊं, ये सभी डर, कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे घर वालों को कुछ ना हो जाए, ऐसे एंग्जाइटी सिम्टम्स बहुत लोगों को बने हुए हैं। जो मैंने अभी एंग्जाइटी के सिम्टम्स और डिस्कस किए थे, वो सारे सिम्टम्स बहुत सारे लोगों में आ रहे हैं। वो बहुत बार डॉक्टर टू डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट के पास जाके सारी जो भी जांचें होती है, सारे इन्वेस्टिगेशंस वो कराते हैं, और परेशान होकर आते हैं कि मेरे सारे इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन मेरी समस्या मेरी नहीं जा रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे घबराहट बेचैनी नहीं जा रही है,
मेरे दिमाग चलना जो बंद नहीं हो रहा है, नेगेटिव थॉट्स कम नहीं हो रहे हैं। तो ये काफ़ी केसेस कोविड के बाद सामने आए हैं, ये स्ट्रेस की वजह से हुए हैं। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर आपने दी और मुझे लगता है लोगों को समझ में भी आई होंगी कि ये अगर समस्या है तो जल्द डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सेहतनामा में इतना ही, बाकी खबरों को लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। जय जोहार। छत्तीसगढ़ में हमने ज़रूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने की जो पहल की है, उसमें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के नाम से एक नया अध्याय जोड़ रहा है। इस न्याय योजना के लिए पंजीयन की शुरुआत 1 सितंबर से हो रही है। यह काम 30 नवंबर 2021 तक चलेगा। योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिए 6,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। हमारे शीर्ष नेता माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल